शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा साधन होता है, क्योंकि मानव के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है। किंतु आज के वर्तमान परिदृश्य में देखें तो मानव के अंदर लोभ, स्वार्थ की भावना अधिक विकसित हो गई है। मानव इतना स्वार्थ हो गया है, इतना लोभी हो गया है कि वो अपने हित के लिए, स्वयं स्वार्थ के लिए आजकल हत्या, चोरी और बड़े बड़े डकैती करने से भी चूकता नहीं है। क्या मानव अपने मानवीय मूल्यों को भूल चुका है आज के जीवन में? अभी इतने महामारी के बावजूद भी, कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी मानव एक दूसरे की बेईमानी करने से बिल्कुल नहीं चूकता। जहां मानव को अवसर मिलता है वो लूटने से बिल्कुल नहीं चूक रहा है। क्या मानवीय मूल्यों को ऐसे ही हरास होते रहेगा? नहीं। अगर ऐसे ही हरास होते रहा तो हमारा समाज का परिदृश्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा। हमारे समाज के विकास के लिए लोगों का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों से ही समाज का निर्माण बनता है। बिना लोगों के समाज की परिकल्पना संभव नहीं हो सकती। अगर लोग अच्छे तो समाज अच्छा, और समाज अच्छा तो राष्ट्र अच्छा। हम भारत के रहने वाले लोग, भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्राय मुख्य केंद्र रहा है, जिसमें नालंदा, तक्षशिला ये मुख्य केंद्र के प्रारंभ किए गए। उसके बावजूद भी वर्तमान समय में हम कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंसान ना समझे, वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी नहीं सकता। आज के परिदृश्य में देखा जाए तो हर व्यक्ति को एक छोटे व्यक्ति की नजर से देखता है, एक छोटे मजदूर की दृष्टि से देखता है। एक जानवर को ना कोई दया, ना कोई सहानुभूति। लोग के अंदर मानवीय मूल्यों को हरास होते ही जा रहा है। लेकिन इन मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को समझ नहीं सकता, तब तक एक दूसरे से तालमेल बैठा के, कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ा सकता। व्यक्ति को एक दूसरे को समझना होगा, और एक दूसरे को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी बेहद जरूरी है। आज समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा और उसके मनोविज्ञान के बारे में जानना आवश्यक है। जब व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझना शुरू करेगा, हम अक्सर देखते हैं कि पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, माता पिता आपस में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चे अपने माता के साथ, बच्चे अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने अन्य रिलेटिव के साथ एक दूसरे से कैसे एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करने के बाद या उनसे कैसे व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसे हंसना खेलना बोलना है, ये सब के बेहतर तरीकों के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा के बारे में। प्राय लोगों के मन में एक विचार चलता है कि शिक्षा का मतलब लिखना और पढ़ना। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आते हैं कि फला व्यक्ति शिक्षित हो गया। तो शिक्षा का मतलब केवल लिखना और पढ़ना तक ही संकुचित नहीं है। शिक्षा का आशय बहुत ही लंबा, बहुत ही ब्रॉड हो गया है। प्राय लोग यही समझ रहे हैं कि हमने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया तो हम शिक्षित हो गए। आप केवल साक्षर हुए हैं। पढ़ने और लिखने को साक्षरता कहा जा सकता है, कि शिक्षित होना नहीं कहा जा सकता। शिक्षित होने के लिए आपके अंदर समस्त मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। आप लोगों के साथ इंसान को इंसान समझें, पशुओं को भी एक अच्छा दर्जा दें, उनके साथ भी दया सहानुभूति बना के रखें, जिससे आपके मानवीय मूल्यों की वृद्धि हो और आप एक नैतिक पुरुष, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपना परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकें। हमारे भारत के एक बड़े व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी का मत है शिक्षा के बारे में कि मनुष्य में अंतर्निहित समस्त शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। आप सभी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य के अंतर्निहित, यानी कि मनुष्य में जितनी भी शक्तियां हैं, उन समस्त शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। अभी हम आप चर्चा कर रहे थे कि केवल लिखना पढ़ना शिक्षा है। कदापि नहीं। इस परिभाषा के आधार पर हम साबित कर सकते हैं कि केवल पढ़ना लिखना ही नहीं, अपितु मानव के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, उन सभी का सर्वांगीण विकास की शिक्षा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक समस्त शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। अब जो बात मैं पहले विचार कर रहा था विवेकानंद के साथ में, उन्हीं के विचारों से मिलता जुलता दूसरा विचार महात्मा गांधी जी का। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक में निहित शारीरिक, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, समस्त शक्तियों के विकास को ही हम शिक्षा का दर्जा दे सकते हैं। केवल पढ़ना और लिखना शिक्षा नहीं है।
प्रिय दोस्तों, अगर दूसरे परिभाषा की बात करें तो एक विदेशी व्यक्ति जिनका नाम है फेंडरसन, उन्होंने कहा है व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण की शिक्षा है। यहाँ पर फिर पूरा इस बात को मैं व्याख्या करूंगा कि व्यक्ति और समाज, व्यक्तियों के योग को ही समाज कहा जा सकता है। यानी कि कई व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और जब व्यक्ति का विकास होगा तो जाहिर सी बात है समाज का विकास होगा और एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता होता है। और यदि देखा जाए तो व्यक्ति और समाज जब दोनों का कल्याण होगा तो शिक्षा कामयाब होगी, वो शिक्षा उपयोगी होगी। और इसी को फेंडरसन महोदय ने व्याख्या करने की कोशिश की है। तो अब शायद आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि शिक्षा से आपसे केवल पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि अपने समस्त नैतिक मूल्यों का विकास करना, अपने अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का विकास करना। अब हम बात करें मनोविज्ञान के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, साइकोलॉजी हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है, लेकिन शिक्षा में साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों? शिक्षा के मार्ग में दिन ब दिन नई समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए शिक्षा के साथ मनोविज्ञान को जोड़ा गया, क्योंकि अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाएगा तो अध्ययन और अध्यापन कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। अर्थात एक शिक्षक जब अपने छात्र के मनोभाव को समझ के पढ़ाएगा, उसकी मनोदशा को समझ के उसको अध्यापन कार्य करेगा तो शायद बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। हम एक कक्षा कक्ष में देखते हैं कि 40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसमें एक विद्यार्थी के पेट में बहुत जोर से दर्द है, लेकिन शिक्षक लगातार पढ़ाया जा रहा है। क्या उस छात्र को ये बात समझ में आएगी? जो पढ़ाई की सामग्री है क्या वो समझ पाएगा? शायद नहीं। आप सहमत हो मेरी बात से, क्योंकि उस बच्चे को तो शारीरिक पीड़ा है। बस इसी बात को समझने के लिए मनोविज्ञान बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के भाव को समझें कि क्या बच्चे का मन पढ़ने के लिए तैयार है, क्या बच्चा पहले पढ़ने के लिए रेडी है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है और पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है तो आप चाहे जितना भी पाठ्यक्रम पढ़ाने, बच्चे के दिमाग में कदापि समझ नहीं आएगा। अतः हर शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के मनोभाव को समझे, उसके मनोभाव को समझने के लिए मनोविज्ञान पढ़ना बहुत बड़ा जरूरी है। अब हम जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मनोविज्ञान। अब हम मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कह सकते हैं, अर्थात व्यक्ति के मन को समझना ही मनोविज्ञान का एक बेहतर पहलू होगा। अगर परिभाषा की बात करें तो हमारे मनोविज्ञानी बोरिंग महोदय का कहना है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बिल्कुल सही। मानव की जो प्रकृति होती है उसका अगर आपने अध्ययन कर लिया, उसके बारे में जानकारी ले ली, तो आपने मनोविज्ञान सीख लिया। एक शिक्षक अगर अपने छात्रों के मनोभाव को समझना सीख गया, अगर उसकी प्रकृति का अध्ययन करना सीख गया कि मेरा छात्र अभी क्या चाह रहा है, उसको कितना पढ़ाया जाए, कितने घंटे पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो वो एक बेहतर मनोवैज्ञानिक बन सकता है। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें, गरीसन महोदय कहना है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार से है। यानी मानव व्यवहार के प्रत्येक इकाई को समझना और समझकर उसके साथ उत्तम व्यवहार करना ही मनोविज्ञान है। अगर आपने मनोविज्ञान को ठीक से समझा तो आप मानव के साथ अच्छे से मानवीय मूल्यों का विकास के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर तीसरी परिभाषा की बात करें, महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। एक शिक्षक का एक छात्र के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए, एक शिक्षक एक छात्र को किस दृष्टिकोण से देखे ताकि छात्र उसके गरिमामयी व्यवहार के साथ एक दूसरे से सहानुभूति के साथ अगर अध्ययन कार्य करते हैं तो छात्र बेहतर तरीके से समझ पाएगा। अब वो समय दूर हो गया है जब छात्रों के ऊपर एक बोझिल पाठ्यक्रम थोप दिया जाता है। वर्तमान समय में छात्र की मनोदशा को समझकर उसके हिसाब से अध्ययन कार्य करने की प्रणाली को हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान को एक साथ जोड़ते हुए कि शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहेंगे। तो शिक्षा में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को लेकर कई ढेर सारी भ्रांतियां हैं और इसको स्पष्ट करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है, जिसमें सबसे पहले स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। स्किनर महोदय ने स्पष्ट कहा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान का मिला जुला स्वरूप है, इसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित अर्थात शिक्षा में जितने भी गाई जाती है उससे संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान का मिला जुला स्वरूप है। इन दोनों के पूर्ण इकाई को हम शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं।
अगर दूसरे दृष्टिकोण से सोचे तो प्रो महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, यानी कि बालक जब पैदा होता है तब से लेकर उसके वृद्धावस्था या यूं कहे कि मृत्यु तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। अर्थात हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी सीखते हैं, जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, उन सब की व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत की जा सकती है। अगर तीसरे मत के बारे में देखें तो सारेसनिक महोदय का बोलना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और इसमें वैज्ञानिक निष्कर्ष और संबंधों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग की बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य और क्षेत्र बड़े ही दायरे बहुत ही बढ़ गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक छोटी इकाई न होकर एक बड़ी इकाई के रूप में उभरता हुआ आ रहा है, जिसमें सबसे पहले कि मानव के संपूर्ण विकास का अध्ययन बिल्कुल सही। हम बात करते हैं कि इससे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा तो प्राचीन काल से चलते कार्य प्रक्रिया है, लेकिन उस शिक्षा के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं भी आती रही हैं। उन बाधाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान ने एक बेहतर प्रयोग और बेहतर तरीका अपनाया, जिससे बच्चों की समस्याओं को समझें, यानी कि हम मानव को बेहतर समझ सकें। मानव के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बेहतर जरूरी है, क्योंकि मानव के विकास के लिए मानव का व्यक्तित्व, मानव का सीखना, मानव की बुद्धि, आदर, अधिगम, ये सभी चीजें मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और इस मनोविज्ञान को जब शिक्षा से जोड़ा जाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व एक बेहतर ढंग से उभर कर आता है और एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसमें असाधारण बालकों की पहचान की जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। कुछ ऐसे विशिष्ट बालक होते हैं जो हमारे सामान्य बालकों से अलग होते हैं। आपकी कक्षा कक्ष में करीब 40 बच्चे होते हैं, सभी बच्चों की बुद्धि एक समान नहीं होती, सभी बच्चों की कार्य क्षमता एक समान नहीं होती। हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी शैली, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए हम उनको अलग अलग कक्षा कक्ष में बांटकर या अलग अलग स्तर तक पढ़ा सकते हैं। हमारे कक्षा में कुछ बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो एक बार में सीख जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे कक्षा में होते हैं जो 2 या 3 बार में सीख जाते हैं, जिनको हम सामान्य बालक करते हैं। और कुछ इतने पिछड़े, इतने मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जो 8-10 बार में नहीं सीखते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर उन बालकों का हम वर्गीकरण करते हैं मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से वर्गीकरण करने के पश्चात उन बच्चों को जो चीजें सीखते हैं 8-10 बार में सीखते हैं, उनको और आसान तरीके से, आसान विधि से, अच्छे तरीके से सिखाएं, ताकि उनका भी पूर्ण विकास कर सामान्य बच्चों के साथ उनको बैठा कर सब पढ़ाया जा सके। अगर हम आगे बात करें तो व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान का हद से कर सकते हैं। हर व्यक्ति की व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है। किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। आज के जीवन में आप देख रहे हैं कि सब माता पिता बच्चों का बड़ा ही साथ दे रहे हैं। पहले के समय में था कि जो बच्चा क्षत्रिय है वो बॉर्डर पर लड़ाई करेगा, जो ब्राह्मण है वो वेदों में ज्ञान करेगा, जो छोटे जाति के लोग हैं वो खेती किसानी, माली का काम, नौकर चाकरी का काम करेंगे। लेकिन आधुनिक समय में इसमें काफी कुछ परिवर्तन देखा गया है, जिसका मुख्य योगदान शिक्षा मनोविज्ञान का ही है। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम बच्चों की प्रतिभाओं का आकलन करते हैं, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ, बड़ा बेटा या बड़ा बच्चा, अमुक बच्चा खेल में अच्छा है। हम बच्चों का उसमें रुचि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर, और जो बच्चा खेल में अच्छा है उसको सामान्य शिक्षा के साथ विशिष्ट खेल का प्रावधान करते हैं और वो खेल में अच्छा खेल खेलता है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे गायन में अच्छे हैं, कुछ बच्चे नृत्य में अच्छे हैं। इन सबकी विविधताओं की जानकारी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बेहद आवश्यक है। और बात करें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी एक जैसे नहीं होती, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें, कुछ लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग बड़े सीधे सरल प्रवृत्ति के होते हैं, अगर कुछ लोग की चर्चा करें तो बड़े हंसमुख और अच्छे होते हैं, कुछ लोग हर बात में चिड़चिड़ा जाते हैं। आप अपने लोकल, अपने परिवार में, अपने समाज में आपने देखा होगा कि कुछ घर में ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी से बड़ी बातों के लिए मुस्कुरा कर देते हैं, समस्याओं का समाधान थोड़ा हल्के तरीके से करते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर पैनिक हो जाते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समझने के बाद उनसे बातचीत की जाए, उनसे कोई प्रस्ताव रखा जाए, उनसे कोई बातचीत कराई जाए तो शायद बेहतर हो सकता है। अगर हम आगे चर्चा करें कि
क्योंकि मानव जब तक एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं लेता है तब तक एक बेहतर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मेरा मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम मानव की रुचि, मानव के अच्छाई बुराई ये सब सीखने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम उनके एक उत्तम तरीके का व्यवहार करें, एक आदर्श नागरिक बने, एक ईमानदार बने, लोगों में सहानुभूति दिखाएं, दया दिखाएं, ईमानदार रहें, दान करें, आवश्यक पड़ने पर हम उनका साथ दें। लेकिन आज के परिवेश में ये सब इकाइयां बदलती हुई दिख रही हैं। लोग केवल स्वार्थ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं मानूंगा, मैं चाहूंगा कि आप स्वार्थ को छोड़कर थोड़ा बहुत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करें और अपने स्वार्थी जीवन से हटकर एक अच्छे मानव का निर्माण करें, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। हमारे जीवन में शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के साथ साथ हम सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, इसमें मैं कुछ चंद पहलुओं पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी पहलू है। इसके कुछ बिंदुओं के बारे में स्पष्ट करूं या कुछ उदाहरण दूं तो आज आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान कितना जरूरी है हमारे लिए। तो बात करूंगा शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। इसमें सबसे पहली बात होगी स्वयं को समझने के लिए आवश्यक। हर व्यक्ति अपने आप को एक बहुत आदर्श व्यक्ति समझता है, पर उसको अपने ही गुण दिखाई नहीं देते, अपने अंदर की कमी को छाप कर देख नहीं पाता। ऐसा लोग कहा जाता है, लोग कहावत कहते हैं कि लोग खुद के अंदर का खुद की बुराई नहीं देख पाते हैं, जबकि सामने वाले की बुराई स्पष्ट दिखती है। या यूं कहें कि सामने वाले के मन में सरसों वाला छेद दिख जाता है और हमारे मन में कटहल वाला छेद है तो शायद नहीं दिखता है। तो इस बुराई को समझने के लिए या स्वयं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। हम स्वयं का आकलन किस प्रकार करें, हम स्वयं को कैसे समझें। स्वयं को समझना एक बहुत विकराल, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन बहुत कठिन स्तर में न जाते हुए हमें संक्षेप रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शाम को और चिंतन करें कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, आज मैंने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितना झूठ बोला, कितने लोगों का दुरुपयोग किया, कितना स्वार्थी रहा मैं। अगर शाम को आप केवल सोने के पहले आधे घंटे का आकलन करते हैं कि आज का दिनचर्या, आज का दिन भर कैसा रहा मेरा, तो शायद उस आधे घंटे में आपको प्रतीत होगा कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। आपकी अंतरात्मा से स्वयं एक आवाज आएगी कि हमने ये अच्छा कार्य किया, हमने ये बुरा कार्य किया, हमने भिखारी को भिक्षा में भला दिया। आपने दिनचर्या में जो कार्य किया उस कार्य को शाम को आधे घंटे को रिवाइज करें। अच्छी अच्छी मोटी मोटी बातों को दिमाग में सोचें कि आज हमने क्या किया, तो शायद आपको महसूस होगा कि आपने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। इसलिए स्वयं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें अगले बिंदु के ऊपर, तो बच्चों को समझने के लिए एक शिक्षक होने के नाते हमारे क्लास में जितने भी छात्र हैं उनको समझना, उनके मनोभाव को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि किस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। आजकल का पाठ्यक्रम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि शिक्षक आते हैं, अपने लेक्चर को पूरा करते हैं और चल देते हैं, लेकिन कुछ अच्छे स्कूलों में ये देखा गया है कि उनका होमवर्क, क्लासवर्क चेक किया जाता है, बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, बच्चों को अच्छा कमेंट दिया जाता है, एक बेहतर शिक्षक या बेहतर छात्र बनाने का प्रयास किया जाता है। और बच्चों को समझने के लिए, उनके गतिविधि को जानने के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है, वो मानसिक रूप से कितने तैयार है पढ़ने के लिए, वो कितने थकान उनकी हो चुकी है, उस थकान के बाद रिफ्रेश कैसे किया जाए, बच्चों की मानसिक स्थिति को मजबूत कैसे किया जाए, बच्चों को किसी पाठ्यक्रम के प्रति किस तरह आकर्षित किया जाए, किसी विषय वस्तु को कितने ढंग से पढ़ाए और अच्छा किया जाए जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ सके। इस सब बातों को जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हम आगे चर्चा करें कि उपयुक्त शिक्षण विधि चुनाव में, अब किसी विषय वस्तु को हम प्राय देखते हैं कि शिक्षक अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षक को अपने हिसाब से न पढ़ाकर आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुरूप अगर हम पढ़ाएं वो विषय वस्तु बच्चा जल्दी सीख सकता है। जैसे छोटी छोटी गिनती पहाड़ों को हम खेल खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चा अच्छे से सीख जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विषय को जो पढ़ाने की विधियां हैं, या यूं कहें कि शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों के उपयुक्त चुनाव के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम के चयन के लिए, अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था कि किस बच्चे का किस पाठ्यक्रम में, मतलब बच्चा आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े या कॉमर्स पढ़े, हमें किसी बच्चे को थोपना नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी के साथ साथ इसमें सहायता लेनी है कि किस बच्चे को हम कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाएं तो बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है।
बच्चे की योग्यता के हिसाब से उनको अध्ययन कराएं। अगर बच्चे की योग्यता नहीं है तो सिलेबस इंजीनियरिंग ना करें। अगर बच्चा योग्य है तो उसको आर्ट्स पढ़ने दें, आर्ट्स में बुरा विषय नहीं है, कॉमर्स है तो कॉमर्स पढ़ने दें, और उसकी रुचि अगर आर्ट्स में है, साइंस में है तो साइंस पढ़ने दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।